नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल्स हैं आज, कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। एक न्यूज तो मैंने कल रात में ही आपके साथ कवर की है कि जो इंडिया का हाई कमीशन है इंग्लैंड में, लंदन में, वहां पे खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स घुस के उन्होंने इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया है, बदतमीजी की, वायलेंस किया, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, केंद्र की सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि जब देश के अंदर ओवरऑल लोगों को खाना पीना, हेल्थ, एजुकेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए पैसे लिमिटेड हैं, तो आर्ट और कल्चर को एक लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता, इसको देखेंगे। फिर भाई, इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं, तो फिर कस्टमर्स के लिए भी घटने चाहिए, लेकिन ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको 2022 में इतना नुकसान हुआ है कि इस नुकसान को रिकवर करने के लिए 3 क्वार्टर, कम से कम 9 महीने चाहिए होंगे इसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट पे। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर यूएन साइंस रिपोर्ट को लेके दुनिया भर के नेशंस ने काफी बहस की, यहाँ पे फाइनली क्या आउटकम निकला, इसके बारे में बात करेंगे। केरला के अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन ज्यादा है। रेडिएशन आप समझते हो ना दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए तो रेडिएशन का पैरामीटर बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर अनस्टेबल है और लगातार एनर्जी बाहर की तरफ फेंक रहा है तो उसको आप बोलते हो रेडिएशन। बहुत प्रकार की रेडिएशन होती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। तो केरला के अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन का लेवल हाई है। किस पर्टिकुलर जगह पे हाई है, नेशनल एवरेज से कितना ज्यादा हाई है, क्यों हाई है, ये सब हम देखेंगे। फिर कोसोवा और सर्बिया, इन दो कंट्रीज के बीच में बातचीत हुई है शांति को रिस्पेक्ट में। कोसोवा सर्बिया के बीच में एक जंग भी हो चुकी है, बट कोई शांति समझौता यहाँ पे हुआ नहीं। यूएस बहुत हद तक और ईयू प्रेशराइज कर रहा है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, बट अभी तक हो नहीं पाया। और कुवैत के कोर्ट ने सितंबर 2022 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उनको नलीफाई कर दिया था। गवर्नमेंट तो रिजाइन कर चुकी है आपकी जनवरी में ही, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी 2022 के पार्लियामेंट्री वोट को नलीफाई किया। ये क्या है, इसको देखेंगे। एडिटोरियल्स में इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रंक्विलिटी को लेकर एक आर्टिकल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर एक आर्टिकल है। फिर अ डम फायर दैट रेसेस अ स्टिंक एंड प्लेइंग विद फायर, ये जो केरला ब्रह्मपुरम कोची में जो आग लगी है ओवरऑल आपकी लैंडफिल साइट पे, उसको लेके एक आर्टिकल है। और स्पेक्टर ऑफ स्टैगफ्लेशन, इंडिया में स्टैगफ्लेशन बढ़ रहा है। स्टैगफ्लेशन पता है ना क्या होता है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नौकरियां नहीं बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट है और स्टैग्नेंट डिमांड नहीं बढ़ रही। तो बेसिकली एक इकोनॉमी कब बढ़ेगी, जब उसकी जीडीपी बढ़े। जीडीपी कब बढ़ेगी, जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़े। क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो डिमांड नहीं बढ़ रही, ठीक है, नौकरी नहीं क्रिएट हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई बढ़ रही। तो इस कंडीशन को आप स्टैगफ्लेशन बोलते हो, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, शैम्बोलिक। शैम्बोलिक मतलब केओटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड और मिसमैनेज्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी संडे को जब इंडिया हारी तो रोहित शर्मा ने बोला, नो एक्सक्यूजेज अबाउट द साइड शैम्बोलिक बैटिंग परफॉर्मेंस। शैम्बोलिक मतलब बहुत ही क्योटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड और मिसमैनेज्ड बैटिंग परफॉर्मेंस थी, एकदम अच्छी नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। चलिए, पहली न्यूज, जीएस पेपर 3 सेपरेटिज्म, खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स टेक डाउन ट्राई कलर, अटेम्प्ट टू स्टॉर्म हाई कमीशन इन। तो भाई यहाँ पे लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन में हुआ, इसके अगेंस्ट एक बड़ी स्ट्रांग प्रोटेस्ट की है भारतीय सरकार ने। ओवरऑल किसके साथ, जो ब्रिटेन के डेप्यूटी हाई कमिश्नर है इंडिया के अंदर, इनका नाम है क्रिस्टीना स्कॉट। इनको बुलाया गया और उनसे बोला गया कि एक्सप्लेनेशन सबमिट करिए, एक पूरी इंक्वायरी करिए। ये जो ब्रिटिश सरकार का एटीट्यूड है टुवर्ड्स सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके रिस्पेक्ट में कल मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, जो ओवरऑल यहाँ पे हुआ, इसका वीडियो फुटेज भी मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दिखा रखा है। तो लेटेस्ट सेक्शन में जाइए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। ये जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के सामने बवाल कर रहे थे, ओवरऑल ये जो वारिस पंजाब दे और अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट सिक्योरिटी क्रैकडाउन हुआ है पंजाब में, उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाई कमीशन में घुसने की कोशिश की, ओवरऑल एक एग्रेसिव स्टांस था उनको, भारतीय झंडे को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, इंडियन हाई कमीशन की बालकनी में चढ़ गए। ये इंडिविजुअल यहाँ पे आपको चढ़ा हुआ नजर आ रहा है और ऊपर से खालिस्तानी फ्लैग भी यहाँ पे लगाने की कोशिश करेगा। तो ये सब यहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट वियना कन्वेंशन के अंदर अपने बेसिक ऑब्लिगेशंस को भी पूरा नहीं कर पा रही है, ऐसा इंडिया ने यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया। जो हाई कमिश्नर है उन्होंने यहाँ पे ओवरऑल इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर ग्लानि भी व्यक्त की है। और इंडिया ये बोल रहा है
कि वी फाइंड अनएक्सेप्टेबल द इनडिफरेंस ऑफ द यूके गवर्नमेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस एंड पर्सनल इन यूके। 2019 के बाद तक अभी तक का सबसे वर्स्ट इंसिडेंट है ये। 2019 में कश्मीरी और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप पहुंच गए थे। ओवरऑल जब ये कश्मीर वाला मुद्दा उठा था, स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, उसके बाद से लेके ये अभी तक का सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे है। तो MEA ने यूके से बोला है कि तुरंत इमीडिएट स्टेप्स लीजिए टू आइडेंटिफाई, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट। वियना कन्वेंशन की बात करें तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसको 1961 में अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज। ये वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी कॉन्फ्रेंस और उसमें वियना कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है? तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉज, जो कि डिप्लोमेट को ये आज़ादी देता है कि आप फंक्शनिंग कर सकते हो, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर सकते हो, फील्ड ड्यूटी कर सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी लीगल चार्जेस आपके ऊपर लगाए हुए। ये पर्टिकुलर ट्रीटी रूल्स और रेगुलेशंस ले डाउन करती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए अलग अलग कंट्रीज के बीच में। अलग अलग डिप्लोमेट्स के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, इनको कोडिफाई करती है। 1964 अप्रैल में ये फोर्स में आई थी। 192 पार्टीज ने वियना कन्वेंशन को एसेंट दे रखी है। और ये वियना कन्वेंशन केवल डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, एक पर्टिकुलर एम्बेसी के अंदर बहुत से मिलिट्री पर्सनल्स और सिविलियन पर्सनल्स को भी डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की इंडियन फॉरेन सर्विसेज क्वालिफाई करोगे तो एक हायर लेवल पे आप एम्बेसी में जाओगे, टॉप लेवल हो जाता है एम्बेसडर। लेकिन अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट बन जाते हो तो भी आपको फॉरेन में किसी एम्बेसी में डिप्लॉय किया जा सकता है, तो आप सिविलियन पर्सनल होगे, सिविलियन स्टाफ के मेंबर होगे वहां पे। आर्टिकल 9 वियना कन्वेंशन का क्या बोलता है? दैट द होस्ट कंट्री कैन डिक्लेयर एनी पर्सन ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑन अ मिशन पर्सोना नॉन ग्राटा। अगर मान लो होस्ट कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन हाई कमिश्नर लंदन का, अब यूके को लगता है कि इंडियन हाई कमीशन में काम करने वाला कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गड़बड़ है, तो किसी रीजन के बेसिस पे पर्सोना नॉन ग्राटा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब यूके की सरकार उसको एक ऑफिशियल अल्टीमेटम दे रही है कि भाई तुम देश को इतने समय में छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को हम खत्म मान लेंगे, फिर तुमको अरेस्ट भी किया जा सकता है लीगली। तो ये है आपका वियना कन्वेंशन। चलिए भैया अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। भैया केंद्र की सरकार ने बोला है कि पब्लिक फंड को आर्ट और कल्चर के लिए थोड़ा कम खर्च किया जाएगा। मतलब जो सरकारी पैसा है उसको एक लिमिट से ज्यादा आर्ट एंड कल्चर पे हम खत्म नहीं कर सकते। यहां पे कल्चर मिनिस्ट्री का यह बोलना है कि देश के अंदर एलिमेंट्री रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इस बीच में एक बड़ा क्वांटम कल्चर को एलोकेट कर देना काफी मुश्किल होता है। प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए ऐसे कंटेक्स्ट में ज्यादा बजट करना, बजट एलोकेट करना मुश्किल है। ये सब बातें यहां पे हो क्यों रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को टोटल बजट का केवल 0.075% दिया गया। वहीं पे अगर आप चाइना, यूके, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में चले जाएंगे तो 2 से 5% बजट उनका प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए होता है। ओके, तो बेसिकली इन कंट्रीज में आर्ट एंड कल्चर पे अच्छा खासा पैसा खत्म किया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कशन किया कि बाकी कंट्रीज में इतना पैसा आर्ट एंड कल्चर में खर्च हो रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमारे यहाँ पे सिंपल रीजन है भाई, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो भाई आप ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर में इतना कैसे खर्च कर दोगे? फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यह भी बोला है कि हम नॉन गवर्नमेंटल फील्ड के थ्रू ओवरऑल कल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर आ गया है और इसके लिए मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम भी चालू की गई है। दुनिया भर की बाकी कंट्रीज में भी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत हद तक प्राइवेट सेक्टर एक्टिव है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव है। तो इंडिया के अंदर ही मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम लाई गई है। इस मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम के अंदर 1000 मॉन्यूमेंट्स जो कि अभी के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, एक प्राइवेट बॉडी को दे दी जाएंगे। वो प्राइवेट बॉडी उनका ध्यान रखेगी, उनका डेवलपमेंट करेगी और जो भी वहां पे टूरिस्ट फैसिलिटीज उनको डेवलप करेगी। मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम के बारे में जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ यहाँ पे रिजर्वेशंस भी हैं एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि अगर मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम के अंदर पूरी तरीके से एक हेरिटेज साइट को आप प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को दे दोगे तो वो प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर दिन रात वहां पे टूरिज्म करेगा, अनसस्टेनेबल तरीके से उसको यूज करेगा, उसकी हेरिटेज वैल्यू, उसकी सस्टेनेबल वैल्यू लूज हो सकती है। तो कुछ हद तक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना रेगुलेशन रखना ही पड़ेगा अगर प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को भी आप दे देते हो एक कोई हेरिटेज साइट।
जो रिपोर्ट यहां पे सबमिट की गई है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा, उसने ये भी बोला है कि कल्चर में एक्सपेंडिचर जरूरी है, बट बेटर ये रहेगा कि अगर ये एक्सपेंडिचर हम नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से लेके आए, नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करें यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यूनियन बजट ने 2023-24 में रेवेन्यू हेड में 3,399.65 करोड़ रुपए एलोकेट किया है कल्चर को, और 285.4 करोड़ रुपए कैपिटल हेड के अंदर यहाँ पे एलोकेट किया है, ताकि अलग अलग प्रायोरिटाइज प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज करी जा सकी आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके साथ साथ एक एडिशनल एलोकेशन किया गया 25.55 करोड़ रुपीस का अंडर द हेड ग्लोबल इंगेजमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि G20 और SCO की मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो इन मीटिंग्स में आर्ट एंड कल्चर वाला एलिमेंट भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो G20 और SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल ट्रैक मीटिंग्स के लिए यहाँ पे पैसा एलोकेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस रिस्पेक्ट में 25.55 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किया गया है। आगे आ जाते हैं भाई, GS पेपर 3 फ्यूल प्राइसेस, क्रूड ऑयल स्लंप अ बूस्ट फॉर ऑयल कंपनीज, कंज्यूमर्स विल हैव टू वेट फॉर रिलीफ। तो भैया देखिए, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस प्रति बैरल $75 के नीचे आ चुकी हैं पिछले हफ्ते। तो ऑब्वियस ही बात है, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि इंडिया के पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल सस्ता हो जाए, बट भाई देखिए पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही कार में पेट्रोल डलाया, 107 या 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल चल रहा है मुंबई में। तो खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि $75 पर बैरल हो गया है आपका क्रूड ऑयल, और इस समय पे जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज है वो प्रति लीटर डीजल पे 11.1 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, और प्रति लीटर पेट्रोल पे 8.7 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे ये है कि अभी के लिए रिटेल कट नहीं किया जा सकता, अभी के लिए पेट्रोल के दाम कम नहीं किया जा सकते, क्योंकि 2022 में इनफैक्ट अगर आप देखो तो मई 2022 के बाद जो पेट्रोलियम कंपनीज है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, 3 मेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिया के अंदर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन तीनों कंपनीज को अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में 18,622 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि मई 2022 के बाद इन्होंने अपने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। ये वो समय था जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध बड़े पीक पे था, ओवरऑल दुनिया भर में ऑयल की अवेलेबिलिटी कम हो रही थी, ऑयल के दाम बढ़ रहे थे। तो ऑयल के दाम बढ़ रहे थे, अगर मार्केट लिंक कर देते, देखिए वैसे तो इंडिया के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यह आजादी है कि वो प्रतिदिन बेसिस पे अपने पेट्रोल डीजल के दाम को रिवाइज कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बैक एंड से भारत सरकार का प्रेशर गया होगा और मई 2022 के बाद से पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते नजर नहीं आए। लेकिन ये जो 18-19 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 2022 में, इसको रिकवर तो करना पड़ेगा ना, तो रिकवर अब किया जाएगा। और अभी के लिए डीजल पे प्रति लीटर 11 रुपए का प्रॉफिट और पेट्रोल पे प्रति लीटर लगभग 8.5 रुपए का प्रॉफिट। इसके बावजूद भी 3 क्वार्टर कम से कम लग जाएंगे, मतलब 9 महीने लग जाएंगे ओवरऑल अपने लॉस को रिकवर करने में। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वैसे तो डीरेगुलेटेड है, बट ऑब्वियस ही बात है एकदम से अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे तो आज का 105-106 लीटर पेट्रोल को आप 150 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल नहीं कर सकते। वो एक्चुअली में लोगों के लिए बहुत हद तक अनसस्टेनेबल हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-23 में जो क्रूड ऑयल था वो $105 प्रति बैरल में बिक रहा था। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करो तो अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच में ये $85 प्रति बैरल था। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का रेटिंग रिव्यू किया मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने। ओवरऑल इन्होंने ये बोला है कि पिछले कुछ महीनों में इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ा है। रीजन बीइंग, एक तो इन्होंने सस्ता रशियन ऑयल खरीदा है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं। सरकार ओवरऑल इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आगे ले जाने के लिए, इनको सस्टेनेबल रखने के लिए पैसा भी देती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो डोमेस्टिक एलपीजी सेल्स में नुकसान के लिए 22,000 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया सरकार ने इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। 2023-24 के बजट में केंद्र की सरकार ने कैपिटल सपोर्ट एलोकेट किया है 30,000 करोड़ रुपए का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो ये सब बातें हैं, यहाँ पे सरकार ही मदद दे रही है। अब ठीक है, तेल के दाम कम हो गए हैं, लेकिन लोगों को तेल महंगा ही मिल रहा है, तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जाएगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से दोस्तों पेट्रोल के दाम थोड़े तो देखिए कम होने चाहिए। अभी जो 108, 105, 100 रुपए प्रति लीटर चल रहा है देश भर में, थोड़ा 10-15 रुपए प्रति लीटर अगर कम हो जाएगा तो फिर भी लोगों को हल्की फुल्की रिस्पाइट मिलेगी। जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज, नेशंस अप्रूव की यूएन साइंस रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो भैया हुआ ये है कि एक नई यूएन रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में रिलीज हुई है, और ये जो मीटिंग्स हो रही थी वो आईपीसीसी के एम्बेड के अंदर हो रही थी, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में हो रही थी। अब इस पर्टिकुलर मीटिंग के फाइनल टेक्स्ट को रिलीज करने से पहले काफी बहस हुई है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। रिच और डेवलपिंग कंट्रीज ने एमिशन टारगेट्स को लेके और वल्नरेबल नेशंस को फाइनेंशियल एड देने के रिस्पेक्ट में लेके काफी बहस, काफी तगड़ा नेगोशिएशन हुआ है। ये नेगोशिएशन हो रहा है स्विट्जरलैंड के इंटरलाकन शहर में, ठीक है ना। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट यहां पे इकट्ठा हुए हैं, हंड्रेड्स की तादाद में। ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के फाइनल टेक्स्ट पे यहां पे बातचीत कर रहे हैं। चाइना, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन के नेगोशिएटर्स यहां पे थे। की फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत हो रही थी, ठीक है भाई। अगर आप देखो तो यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के एम्बेड के अंदर अक्सर कर इस प्रकार की मीटिंग्स होती रहती हैं। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जब 2015 का आया था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, उसके बाद से ये मीटिंग्स काफ़ी तेज़ हो गई हैं। जो ये मीटिंग हुई ना अभी, इसमें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने ये बोला है कि भले ही 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, हम चाहें तो उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे रोक सकते हैं आप। ये जो समरी थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, इसको अप्रूव तो किया गया, बट मेन टेक्स्ट पे एग्रीमेंट नहीं था। तो मेन टेक्स्ट पे घंटों तक यहाँ पे डिस्कशन चला है, ओके। और फाइनली यहाँ पे कंट्रीज ने साइंटिफिक रिपोर्ट के ऊपर अपने सिग्नेचर किए। अलग अलग कंट्रीज ने अपने हिसाब से यहाँ पे अमेंडमेंट कराने की कोशिश की। अब एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसके बारे में अभी पता नहीं है, बट ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज को अकाउंटेबल करने की बात कर रही है। एक जो मेन इशू था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के फाइनल टेक्स्ट को अप्रूव करने में, वो ये था कि जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा, अगर आप देखो तो लास्ट यूएन क्लाइमेट टॉक्स हुई थी इजिप्ट में, वहां पे बात हुई थी एक लॉस एंड डैमेज फंड की, कि भैया एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा और इससे जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में, उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो ये वल्नरेबल कंट्री को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या होगा, ये लेके भी यहां पे काफी बातचीत हुई है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग कभी कभी बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाती हैं। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाती है, यहां पे भी ये हुआ है। कैसे आगे आने वाले समूह में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम किया जाएगा, कैसे आर्टिफिशियल नेचुरल कार्बन रिमूवल एफर्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बात हुई है। तो आईपीसीसी की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, नॉलेज को ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज पे बढ़ाने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1988 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा आईपीसीसी को स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। काम क्या है? टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर असेसमेंट्स ऑन द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट एंड फ्यूचर रिस्क एंड ऑप्शंस फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। फिर अगली न्यूज बाई जीएस पेपर थी साइंस इन टेक, बैकग्राउंड रेडिएशन हाई इन केरला बट नो रिस्क सेज स्टडी। तो भैया केरला के अलग अलग हिस्सों में, और इनफैक्ट अगर आप देखो तो पूरे देश में यहां पे एक स्टडी कंडक्ट की गई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट के द्वारा। ये स्टडी किस रिस्पेक्ट में? बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स को एसेस करना। अलग अलग जगहों पे इंडिया में रॉक्स, सैंड्स और माउंटेन्स, इन नेचुरल रिसोर्सेज से कितनी रेडिएशन निकल रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, केरला के अंदर मोनाजाइट सैंड बहुत पाई जाती है और मोनाजाइट सैंड बहुत हद तक रेडियो एक्टिव होती है, इसलिए केरला के अंदर ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन का लेवल है ये आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। एकदम से अगर आपको कोई टॉपिक बताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर बैकग्राउंड रेडिएशन कैसे बढ़ गई केरला के अंदर। तो सिंपल रीजन ये है कि भाई केरला के अंदर बड़े तादाद में मोनाजाइट सैंड पाई जाती है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल आप कह लो रेडिएशन लेवल्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं ये रेडिएशन एक्चुअली में होती क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि ये भी बताया जा रहा है कि जो इन एस्केलेटेड रेडिएशन लेवल है, इससे कोई हेल्थ रिस्क नहीं है। रेडिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एलिमेंट एंड दीज कैन बी फ्रॉम एनीवेयर including from inside our bodies to the constituents of matter. Gamma rays are a kind of radiation that can pass unobstructed through matter. Though extremely energetic, they are harmless unless present in large concentrated doses. जैसा ऐसा होता है ना दोस्तों कि ठंड में आप किसी जलती आग के सामने बैठे हो, तो थोड़ा दूर है आग तो आपको प्लेजेंट लगेगी, लेकिन एकदम से आग का बहुत बड़ा थपेड़ा आपकी तरफ आए तो आप जल सकते हो।
कुछ ऐसे ही है, आप गामा रेडिएशन भी होती हैं नॉर्मल कर, अगर ये कंट्रोल क्वांटिटी में आपकी बॉडी के थ्रू पास करती रहती हैं तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन एक बड़ा क्वांटम इनका अगर आपको एक्सपोज हो गया तो जरूर ये आपकी बॉडी के अंदर इंस्टेबिलिटी फैला सकती हैं। तो ये जो नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल है केरला के अंदर, ये बढ़ा हुआ है, ये पैन स्टडी ये बता रही है। एक्चुअली में पहले से बढ़ा हुआ, चूंकि इसके रिस्पेक्ट में स्टडी पहले भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये जो स्टडी अभी हो रही है 1986 में भी एक स्टडी हुई थी, और 1986 की स्टडी ने केरला में शवरा नाम के इलाके पे 3002 NGY पर ईयर का रेडिएशन लेवल बताया था। ये NGY पर आवर क्या है? नैनोग्रे पर आवर, और मिली सीवर्ट क्या है? ये पर ईयर में, तो पर ईयर में मिली सीवर्ट यहां पे यूनिट है मेजरमेंट का, और पर आवर में नैनोग्रे मेजरमेंट है, और ये क्या है भाई? रेडिएशन की यूनिट्स है। ठीक है भाई, तो रेडिएशन की यूनिट्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर एवरेज नेचुरल बैकग्राउंड लेवल गामा रेडिएशन कितना है? तो इट इज 94 नैनोग्रे पर आवर, या फिर कह लीजिए 0.8 मिली सीवर्ट पर आवर। और जो स्टडी 1986 में कंडक्ट हुई थी उसने बताया था कि इंडिया के अंदर एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन है 89 नैनोग्रे पर आवर। तो 89 नैनोग्रे पर आवर आई थी 1986 में, और अभी 2023 में निकल के आ रही है 94 नैनोग्रे पर आवर। ठीक है ना, ग्रे पर आवर एक यूनिट है, मिली सीवर्ट पर ईयर एक यूनिट है। ये बेसिकली रेडिएशन एमिटेड और बायोलॉजिकल एक्सपोजर को ओवरऑल यहां पे डिनोट करते हैं। अब बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर लेवल के पैमाने तय करता है, और इन पैमाने को इंडिया का एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट फॉलो भी करता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का यह बोलना है कि पब्लिक, आम लोगों का जो एक्सपोजर है वो 1 मिली सीवर्ट प्रति साल पास नहीं करना चाहिए। तो इंडिया के अंदर 0.8 मिली सीवर्ट पर ईयर है, तो ठीक है भाई, हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पैरामीटर्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। और वो लोग जो कि इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर तो आप रेडिएशन को एक्सपोज्ड होगे, उनका भी जो रेडिएशन एक्सपोजर है ना, ड्यू टू देयर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, वो भी 30 मिली सीवर्ट प्रति साल से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से नॉर्मल पब्लिक का एक्सपोजर 1 मिली सीवर्ट पर ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो लोग न्यूक्लियर ऑक्यूपेशन में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही काम कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर 30 मिली सीवर्ट पर ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ओवरऑल 1986 की स्टडी की बात की जाए तो जो हाईएस्ट रेडिएशन एक्सपोजर था पूरे इंडिया में, वो केरला में शवरा नाम की जगह पे था, 3002 नैनोग्रे पर आवर। ओके, लेकिन इस बार कोलम डिस्ट्रिक्ट में केरला में, जहां पे शवारा सिचुएटेड है, जो ओवरऑल रेडिएशन एक्सपोजर निकल के आया है वो है 9562 नैनोग्रे पर आवर। ये पर ईयर यहां गलती से लिख गया, ये एक्चुअली में आवर है। तो शवारा पे जो लेवल 1986 में मिला था उसका 3 गुना लेवल कोलम में, शवारा में एक जगह पे मिला है, जिसको आप कह सकते हो 17 मिली ग्रे पर ईयर, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम करने वाले पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्सपोजर के रिस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर रेडिएशन ज्यादा है तो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा तो आप ज्यादा बीमार होगे। तो कोलम और जो शवारा नाम की जगह है, यहाँ पे लोगों को रेडिएशन रिलेटेड बीमारियां होनी चाहिए। तो भाई लोगों को स्क्रीन किया गया, ये चेक किया गया कि कहीं ज्यादा कैंसर तो नहीं हो रहा लोगों को, कहीं ज्यादा मौतें तो नहीं हो रही इस इलाके में, बट ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो इससे पता ये चला है दोस्तों कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो भी आपके रेडिएशन के पैरामीटर्स हैं, ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। इनसे थोड़ा ज्यादा रेडिएशन को भी अगर आप एक्सपोज कर हो जाओगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो भले ये 9562 नैनोग्रे पर आवर का लेवल आपका कोलम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन का, बट ये फिर भी ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इन जगहों पे ओवरऑल रेडिएशन को प्रॉपर तरीके से अकस्टम्ड हो चुकी है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो रेडिएशन के थ्रेशोल्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। तो ओवरऑल उतना अगर आप एक्सपोज हो भी जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर फाइनली यहाँ पे ये बात की जा रही है कि केरला के अंदर, कोलम के अंदर इतना ज्यादा ओवरऑल रेडिएशन लेवल कैसे है? तो भाई मोनाजाइट सैंड्स पाई जाती हैं यहाँ पे, जिसमें बड़ी क्वांटिटी में थोरियम पाया जाता है। इसी थोरियम को इस्तेमाल करके इंडिया लंबे समय से सस्टेनेबली न्यूक्लियर फ्यूल को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट प्लान तो देखो कर ही रहा है, हालांकि प्लान में हम लोग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए।
साउदर्न इंडिया में ग्रेनाइट और बसाल्टिक और वोल्केनिक रैक्स बहुत पाई जाती हैं। इसके अंदर यूरेनियम डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से भी केरला के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर आपको जो रेडिएशन लेवल्स हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स, वो ज़्यादा मिलेंगे। वहीं पे अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात के मिक्स रेड और ब्लैक सॉइल में जाओगे तो वहां पे लो लेवल्स में मिलेंगे आपको रेडिएशन लेवल लगभग 67 नैनो ग्रे पर आवर मिलेंगे। गुजरात में ये वैल्यूज आपकी हो जाएंगी, केरला के वेस्ट कोस्टल प्लेन्स में ये वैल्यू आपकी हो जाएंगी 170 नैनो ग्रे पर आवर, जहां पे डेल्टाइक एल्यूवियल सॉइल से बने डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो ये सब बातें हैं ओवरऑल। इस बार जो सर्वे हुई है ना इन बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स की, वो हुई है 1 लाख लोकेशंस में। 1986 में जब सर्वे हुई तो केवल 214 लोकेशंस पे हुई थी, इस बार सर्वे 1 लाख लोकेशंस पे हुई। तो हमारी जो कैपेसिटी है सर्वे को कंडक्ट कराने की वो भी काफी बढ़ी हुई है। फिर भाई अगली न्यूज, कोसोवो एंड सर्बिया फेल्ड टू साइन एन एग्रीमेंट आफ्टर मैराथन टॉक्स जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो भैया कोसोवो और सर्बिया एक पोटेंशियली लैंडमार्क डील को साइन करते करते रुक गए। ये लैंडमार्क डील अपने आप में बहुत बड़ी होती है अगर यहां पे साइन हो जाती तो। यूरोपियन यूनियन इनहैंस्ड डिप्लोमेसी के थ्रू ओवरऑल इन दो कंट्रीज के बीच में चीजों को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है। अगर आप बात करो कोसोवो की, तो कोसोवो में ज्यादातर जो एथनिसिटी है वो अल्बेनियन लोगों की है, लेकिन कुछ सर्ब्स भी रहते हैं कोसोवो में। और कोसोवो के जस्ट नॉर्थ में पड़ता है सर्बिया, जहां पे मेजर एथनिसिटी सर्ब्स की है। इनफैक्ट ओवरऑल कोसोवो और सर्बिया के बीच में एक लड़ाई भी हुई है। 25 साल पहले ये लड़ाई हुई थी। ओवरऑल जो ब्रेक अवे टेरिटरी है सर्बिया के अंदर के इलाके से ही कोसोवो ने अपना ओवरऑल अलग देश बना लिया अल्बेनियंस ने। तो इस बात को लेकर सब नाराज हैं। तो यहां पे जब डिप्लोमेसी हो रही थी और एक लैंडमार्क डील साइन करने जा रहे थे तो सर्बिया के अंदर लोग भड़क गए थे, बाहर सड़कों पर उतर आए थे कि कोसोवो के साथ डील मत साइन करो, कोसोवो हमारा इलाका है। तो कोसोवो के प्राइम मिनिस्टर एल्बिन कुर्ती और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुकिक, इन्होंने 12 घंटे तक नेगोशिएशन किया नॉर्थ मैसेडोनिया के ओहरिड शहर में। 11 पॉइंट प्लान जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया ब्रुसेल्स समिट में भी। और एक ऑलमोस्ट एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होने ही वाला था बट वो साइन हो नहीं पाया। सर्बिया लंबे समय से कोसोवो का ये जो यूनिलेटरल डिसीजन है इंडिपेंडेंस का, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अक्सर कर अगर आप देखो तो सर्बिया बेलग्रेड और कोसोवो के बीच में जंग से छिड़ जाती, लड़ाई छिड़ जाती, और उनके जो बॉर्डर प्रोविंसेस हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग और आप कह लो लड़ाई वगैरह वाले हैं। ठीक है ना भाई। कोसोवो के मिस्टर एल्बिन कुर्ती का यह बोलना है कि ये तो लंबे समय से सर्बिया के साथ डील साइन करना चाहते हैं बट सर्बिया एंड टाइम पे डील साइन करता ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन यहां पे पूरी कोशिश कर रहा है कि एक डील कैसे ना कैसे करके साइन हो जाए। इस 11 पॉइंट के डॉक्यूमेंट को जिसको यूरोपियन यूनियन ने यहां पे सामने पुटअप किया, इनका ये बोलना था कि भैया वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करेंगे, डिस्प्यूट को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करेंगी, दोनों कंट्रीज इस बात में इंटरफेयर नहीं करेंगी अगर कोई एक पर्टिकुलर मेंबर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहे। समझ गए। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की कंट्री के ट्रेवल डॉक्यूमेंट को, डिप्लोमा को, गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट को, कस्टम स्टैंप्स को इंपॉर्टेंस देंगी, रिकॉग्निशन देंगी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही हैं। ओके। 2 डेकेड से ज्यादा की एक्रीमोनी है कोसोवो और सर्बिया के बीच में। दोनों लीडर्स और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे। मैंने आपको बताया ना कि जब एक देश 2 भाइयों में टूटता है तो उन भाइयों के बीच में आप अप्रोचमेंट नहीं करा पाओगे। इंडिया पाकिस्तान को ही आप देख लो एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को देख लो। अब यूरोपियन यूनियन और वॉशिंगटन का पूरा ध्यान इस समय पे यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर है, तो कोसोवो सर्बिया वाले मुद्दे पे कोई देख ही नहीं रहा। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं कोसोवियो के मुद्दे को कैपिटलाइज कर सकता है व्लादिमीर पुतिन गलत तरीके से। तो इस रिस्पेक्ट में भी वॉशिंगटन और यूरोपियन यूनियन दोनों चाहते हैं कि कोसोवो और सर्बिया के बीच में थोड़ी बहुत मॉन्डवली हो जाए। कोसोवो की बात करो तो 1,20,000 सर्बियंस कोसोवो के अंदर रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेलग्रेड सर्बिया को लॉयल है। अगर आप देखो यहाँ पे नक्शा देखो दोस्तों, तो नीचे आपको कोसोवो नजर आ रहा है, यहाँ अल्बेनिया के साथ बाउंड्री लगा रहा है। अल्बेनियंस ही ज्यादातर आप कह लो एथनिसिटी में डोमिनेंट है कोसोवो में, और ऊपर सर्बिया है। ये जो आपको वॉयलेट रंग का आप कह लो नक्शा दिख रहा है ना, नक्शे में जो जगहें दिख रही है, यहाँ पे आप कह लो सर्ब्स डोमिनेट करते हैं, एथनिक सर्ब्स। तो इन पर्टिकुलर इलाकों में चूंकि एथनिक सर्ब्स रहते हैं, तो ये एथनिक सर्ब्स चूंकि सर्बिया के प्रति लॉयल हैं, तो वो कोसोवो के अल्बेनियंस को अक्सर कर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। कोसोवो जो लैंडलॉक कंट्री है बाल्कन्स में, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनीग्रो सर्बिया के साथ बाउंड्री लगाता है। कोसोवो के अंदर 92% एथनिसिटी अल्बेनियन है, 6% सर्बियन है, कुछ बॉस्नियाक्स, गोरान्स, तुर्क्स और रोमा भी रहते हैं।
अल्बेनियन डोमिनेटेड गवर्नमेंट और जो सर्ब माइनॉरिटी है कोसोवो की, इनकी आपस में बनती नहीं है। 2022 में कुछ टेंशंस भी हो गई थी। नॉर्दर्न कोसोवो में जहां जहां पे सर्ब्स रहते हैं उनकी जो कारपेट के नंबर हैं वो सर्बियन अथॉरिटीज द्वारा इशू किए गए। कोसोवो की सरकार का बोलना है कि कोसोवो सरकार द्वारा इशू किए गए गाड़ी के नंबरों को आप यूज करिए, लेकिन ये एथनिक सर्ब्स मानने से मना कर देते हैं। इनफैक्ट 50,000 लोग जो कि नॉर्दर्न कोसोवो में जो सर्ब्स रहते हैं उन्होंने बोला कि हम कोसोवन नंबर प्लेट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब जबरदस्ती की अल्बेनियन सरकार ने तो इन्होंने बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी, बवाल करना शुरू कर दिया। तो भाई कोसोवो की सरकार डर गई कि इतना पर्टिकुलर लैंड इलाका कहीं ऑफिशियली सर्बिया के पास ना चला जाए, तो थोड़ा शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। तो इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इलाके में ज़्यादा लड़ाई ना हो इसलिए पूरी तरीके से नाटो, यूएस कोशिश कर रहा है कि कोसोवो और सर्बिया के बीच के आपस मतभेद खत्म हो जाए, लेकिन ये आपसी मतभेद बहुत ट्रिकी होते हैं दोस्तों, इनका खत्म होना इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज, कुवैत कोर्ट नलीफाइज 2022 पार्लियामेंट्री वोट, स्टेट मीडिया। तो भैया कुवैत की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पिछले साल के सितंबर 2022 में हुए लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को रद्द कर दिया है। यहां पर देखिए, आप समझिए, आपको पता होना चाहिए कि कुवैत एक डिक्टेटोरियल स्टेट है, ठीक है। वहां पे कोई जो एग्जीक्यूटिव है इलेक्टेड नहीं है। ज्यादातर जो गल्फ के नेशंस है वहां पे मोनार्की है, एक फैमिली राज करती चली जा रही है, उनका डिक्टेटोरियल राज होता है, ठीक है भाई। जैसे कि सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान हो गए, यूएई हो गया, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते। कुवैत एक ऐसी कंट्री है अकेली गल्फ के इलाके में, ऑयल रिच है, बड़ा एक्सपोर्टर है ये तेल का, जहां पे इलेक्शंस होते हैं प्रॉपर तरीके से। पार्लियामेंट को, इनकी खुद की पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के अंदर 50 सीटें हैं इलेक्टेड मेंबर्स की और 16 सीटें हैं भाई एक्स ऑफिशियल मेंबर्स की, जो कि गवर्नमेंट मिनिस्टर से अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जो नेशनल असेंबली है, जो पार्लियामेंट है आपकी कुवैत की, वो यूनिकैमरल है, कुवैत सिटी में ये मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल है कुवैत के अंदर, याद रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहां पे इलेक्शंस में रन करते हैं वो एज एन इंडिपेंडेंट रन करते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। वुमेन को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला 2005 में कुवैत में, और पहली बार 2009 के असेंबली इलेक्शंस में 4 वुमेन इलेक्ट होकर कुवैत की पार्लियामेंट में आई। अब हुआ ये दोस्तों कि पिछले डेकेड से जो अपोजिशन में मेंबर्स थे आपके रूलिंग एग्जीक्यूटिव के और पार्लियामेंट के, वो अपोजिशन के मेंबर्स यहां पे इलेक्ट हुए। सितंबर 2022 के जब इलेक्शन रिजल्ट्स निकल के आए तो 50 पार्लियामेंट सीटों में 28 सीटें अपोजिशन के मेंबर छीन लेगा। आप बोलोगे सर पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कुवैत में, तो अपोजिशन के मेंबर का क्या मतलब हो गया? तो भाई देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट लंबे समय से कुवैत के अंदर जो पॉलिटिकल ग्रुपिंग राज कर रही है उनके आइडियोलॉजी से मैच ना करने वाले फैक्शंस के 28 लोग इलेक्ट हुए सितंबर 2022 के इलेक्शन में। लेकिन इस पर्टिकुलर सरकार ने जनवरी में रिजाइन भी कर दिया, और अब फाइनली कुवैत के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यह बोला है कि सितंबर 2022 के इलेक्शंस को हम नलीफाई करते हैं। क्यों? चूंकि इन इलेक्शंस को होने से पहले जिस प्रकार से पिछली पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया था, उस डिसॉल्वेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, तो हम पुरानी पार्लियामेंट को रीइंस्टेट करते हैं और नई पार्लियामेंट को यहां पे ले अभी रद्द कर देते हैं। तो ये बातें यहां पे बोली जा रही। तो मतलब कहीं ना कहीं कुवैत जो कि एक गल्फ अरब स्टेट है, भले यहां पे फुली इलेक्टेड पार्लियामेंट है, भले एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, पैसे की इसके पास कमी है नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम 1962 में अडॉप्ट किया था, बट अभी भी इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अभी भी ओवरऑल इनके सिस्टम में एग्जीक्यूटिव की बहुत चलती है, ठीक है ना, और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट से नहीं चुना जाता। जैसे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये कौन है? तो पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबर्स हैं, ये लोकसभा में से चुने हुए, राज्यसभा से भी कुछ मिनिस्टर्स उठाए जाते हैं। लेकिन कुवैत में ऐसा नहीं है। कुवैत में पार्लियामेंट अलग है और एग्जीक्यूटिव जो रूलिंग फैमिली है वो भाई अपनी अलग है, वो तो राज करेंगे, पार्लियामेंट अलग बनाई गई है थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो करंट अफेयर्स दोस्तों यहां पे खत्म होता है। अब हम लोग आ जाते हैं डेली एडिटोरियल डिस्कशन पे। पहला आर्टिकल, स्लो स्टेप्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी। तो इंडिया चाइना के बॉर्डर रिलेशंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इनका यह बोलना है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में एक नई मोडस विवेंडी बन गई है। यहाँ पे मोमस विवेंडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जहां पे अलग अलग ओपिनियंस एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब भले ही वो ओपिनियन एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन जैसे तैसे करके एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं बिना एक दूसरे के साथ
एग्री किए। तो इंडिया का अलग ओपिनियन है, चाइना का अलग ओपिनियन है बॉर्डर को लेके, दोनों अपने अपने ओपिनियन को लेके साथ में खड़े हुए हैं, आपस में लड़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना, डिसएग्री भी कर रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये मोडस विवेंडी इस समय पे इंडिया चाइना के 4000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पे है। 2020 तक देखा जाए तो 1993 का, 96 का, 2005 का, 2013 के बॉर्डर एग्रीमेंट के बेसिस पे काम चल रहा था, लेकिन फिर आया 2020, लद्दाख के अंदर चाइनीज ट्रूप्स बड़ी क्वांटिटी में घुस गए, 6 पॉइंट्स पे LAC पे ब्लॉकेड कॉज किया, इंडियन ट्रूप्स के पेट्रोलिंग पैटर्न्स को ब्लॉक किया, ये सब हुई। जून 2020 में गलवान वैली में कैश हुआ, 20 जवान शहीद हो गए भारत के, 4 चाइनीज सोल्जर्स, हालांकि चाइना का नंबर ज्यादा था यूएस की अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, बट ऑफिशियली चाइना ने बस यही एक्नॉलेज किया कि उनके 4 सोल्जर्स मरे हैं। तो अपने आप में 1975 के बाद LAC पे सबसे बड़ा लॉस था ये। फिर दिसंबर 2022 में सिनो इंडियन क्लैश हुआ यांगसे पे, तवांग में। तो इन सब मेजर्स के चलते ओवरऑल बातचीत जरूरी हो गई, और रिसेंटली बातचीत हुई भी है। शिल्पक अंबुले, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द ईस्ट एशिया डिवीजन ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑफिस ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये मिले डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना, होंग लियांग से। मीटिंग हुई बीजिंग में। 26 मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर अफेयर्स, 22 फरवरी 2023 को मीटिंग हुई थी। पहली इन पर्सन मीटिंग है, इससे पहले की 11 राउंड्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुए थे, ये पहला इन पर्सन राउंड था। अगर आप देखो तो पिछले 3 सालों में पेशेंट निगोशिएशन के बाद 6 में से 4 पॉइंट्स को रिजॉल्व किया गया, 2 पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं। एक तो देपसांग बल्ज और एक है चारदिंग निंगलंग जंक्शन, देमचौक एरिया के पास 1000 स्क्वायर किलोमीटर का। ये दोनों इलाके अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि चाइना इनको लेगेसी इश्यूज बोल रहा है। इनको 2020 के एंगेजमेंट का, आप कह लो डिसएंगेजमेंट का, इंक्रोचमेंट का पार्ट बता ही नहीं रहा है, जबकि मेजरली इंक्रोचमेंट तभी हुआ है। बट फिर भी ओपन और कंस्ट्रक्टिव मैनर में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जो अभी मीटिंग हुई शिल्पक अंबुले की, इसमें इंडियन प्रेस रिलीज ने बोला है कि रिमेनिंग एरियाज में डिस्कशन हो रहे हैं ओपन और कंस्ट्रक्टिव मैनर पे। चाइनीज ने यह बोला है कि इसके साथ साथ हम दूसरे कुछ मुद्दों के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं और एफर्ट्स किए जा रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट और कंट्रोल के बॉर्डर इलाकों में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इस समय पे भी बॉर्डर में हजारों की तादाद में इंडिया चाइना के सोल्जर्स डिप्लॉयड है। जो दूसरे मेजर्स के बारे में चाइना यहां पे बोल रहा है, वो दूसरे मेजर्स क्या है? तो बहुत से प्रपोजल्स डिस्कस किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ पे आप नो पेट्रोल जोन्स को स्टैब्लिश करो और एक पैकेज रीसेटलमेंट करिए देपसांग और चारदिंग नाला के पर्टिकुलर इलाके में। वो पैकेज सेटलमेंट क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखिए अभी के लिए बात कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप में ये इश्यूज बहुत हद तक सेंसिटिव हैं। ना भारत सरकार की तरफ से कोई कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया ये पता करने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है, ना चाइनीज सरकार की तरफ से यहां पे कुछ इशू किया गया है। ठीक है, ओवरऑल हिस्ट्री की बात की जाए तो लंबे समय से इंडियन निगोशिएटर्स ने, भारत सरकार ने कोशिश की है चाइना के साथ बातचीत करके LAC को प्रॉपर तरीके से डिलिनिएट करने की, लेकिन चाइनीज कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। चाइनीज को लगता है कि ठीक है भाई LAC को अनक्लियर रहने दो, तो कभी ना कभी आगे आने वाले समय में इंक्रोचमेंट का हमको फिर से मौका मिल जाएगा। 2020 में एक चाइनीज जर्नलिस्ट स्कॉलर है कियांग फेंग, उन्होंने ये भी बोला कि यार ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कंसेप्ट है ना, इसके बजाय जोन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कंसेप्ट कर दो, आप एक प्रकार की बॉर्डर बेल्ट बना दो। और इंडिया और चाइना के बीच की ये बातचीत आज से नहीं हो रही दोस्तों। अक्टूबर 1959 हमारे देश की आजादी के बहुत ज्यादा साल नहीं बीते थे, एक इंडियन पुलिस पार्टी को कोंका ला में एम्बुश किया गया था, 10 पर्सनल्स की जान गई थी, 12 लोगों को कैप्चर कर लिया गया था चाइनीज आर्मी के द्वारा। तो उस समय पे भी जो चाइनीज प्रीमियर थे जाओ वनलाई, उन्होंने बोला था कि यार चलो बैठ के बातचीत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी 7 नवंबर 1959 को और बोला था कि दोनों आर्म्ड फोर्सेस LAC के 20 किलोमीटर पीछे की तरफ चली जानी चाहिए। तो ये सब बातें हिस्ट्री से चली आ रही हैं। अभी तक देखा जाए तो ओवरऑल इसका प्रॉपर इशू नहीं निकल पाया है। चाइना वाले इंडिया को ये बोलते हैं कि ठीक है बाकी रिश्ते आप चलने दो, बॉर्डर को अपनी जगह पे रहने दो, लेकिन मिस्टर जयशंकर साहब साफ साफ बोलते हैं कि इंडिया चाइना के टाइज तब तक पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो जाते जब तक ईस्टर्न लद्दाख की सिचुएशन ठीक नहीं होती। अब क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा, ये तो भाई देखो आगे आने वाले समय में ही पता चलने वाला है। 2014-15 के समय में भी नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के साथ बातचीत करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की थी, बट ज़्यादा आउटकम वहाँ पे निकल के आया नहीं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं।
मूविंग फॉरवर्ड इन द न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं कि आर एंटोनी साहब का ये आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट मॉनिटर और नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर छत्तीसगढ़ के, फॉर्मर हेल्थ और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हैं यूनिसेफ इंडिया की तरफ पे। ये क्या बोल रहे हैं? इनका बोलना है हेल्थ बेसिक ह्यूमन राइट है और भारत का संविधान राइट टू लाइफ देता है, तो इस रिस्पेक्ट में हेल्थ के बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? सर्टेन टोटलिटी ऑफ हेल्थ टू द रीम्स ऑफ मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड हैप्पीनेस बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस एंड एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी। डिजीज डिसेबिलिटी नहीं है, आपकी सोशल वेलबींग हैप्पीनेस है, आप मेंटल और सोशल वेलबींग के अलावा भी खुश हो, फिजिकल डिसेबिलिटी के अलावा भी अंदर से खुश हो, इसको आप एक्चुअली में गुड हेल्थ बोलते हो। तो इस हिसाब से तो इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग हेल्दी नहीं है, क्योंकि फिजिकली जो फिट भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि यार आगे आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे अपनी कमाई खर्चा पानी चलाएंगे। ये सब परेशानियां अक्सर कर मुझे आपके सबको परेशान करती हैं, ठीक है ना। तो इस कंटेक्स्ट में जरूरी ये हो जाता है कि इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस किया जाए इन मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सच एज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सिविल सप्लाईज, रूरल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री सब जोड़ा जाए। अब खास बात दोस्तों ये है कि हेल्थ के कंसेप्ट के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हेल्थ फॉर ऑल स्लोगन अडॉप्ट किया गया बाय 2000। हल्फदान महलर ने इस पर्टिकुलर स्लोगन को दिया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 1977 में ये स्लोगन एंडोर्स किया गया। हेल्थ फॉर ऑल से यहां पे क्या मतलब है? हेल्थ फॉर ऑल से मतलब ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब एलिजिबल हों ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए, किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अफोर्डेबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया 1977 में। इंडिया ने अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में हेल्थ फॉर ऑल के गोल बाय 2000 को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके पार्शियल कवरेज शुरू होगी हमारी आबादी की हेल्थ केयर की रिस्पेक्ट में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई प्राइमरी हेल्थ केयर की, अल्मा आटा बोलते 1978 में। इसमें 8 कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम केयर को आइडेंटिफाई किया गया। सारी हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज थी इसमें, डिजीज की प्रिवेंशन की बात की गई थी, वैक्सीनेशन की बात की गई, माइनर इलनेस और एक्सीडेंट्स के ट्रीटमेंट की बात की गई, फ्री गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज करते हुए। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस को, मेंटल डिजीजेस को प्राइमरी हेल्थ केयर से बाहर रखा गया। वो प्राइमरी हेल्थ केयर से बाहर ही है। अब आपको खांसी जुकाम सर्दी है तो प्राइमरी हेल्थ केयर से ठीक हो रखा है। अब आपका बीपी बढ़ गया, कैंसर हो गया, तो ये तो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर में आएगा। तो सेकेंडरी टर्शरी केयर बाहर रखी गई। तो सबसे पहले जो इंक्लूसिविटी प्रमोट की गई वो प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रमोट की गई और इसके लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स अवेलेबल थे। लेकिन जब बात आती थी सेकेंडरी हेल्थ केयर की, टर्शरी हेल्थ केयर की, तब भाई प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में इलाज होता था महंगा, तो गरीब आदमी जाके करवा नहीं पाएगा। तो लंबा समय लग गया इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि जो सीरियस डिजीज हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, बड़ी डिजीजेज हैं, वो भी गरीबों को लग सकती हैं। इसलिए यहां पे गरीबों के लिए भी आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज लेके आनी पड़ेंगी उन बीमारी के रिस्पेक्ट में जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं आती। इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर वर्जन 2 यहां पे लेके आया गया। फिर आप इंडिया में देखो तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेके आया गया 2013 में। बहुत सारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर। यह बोला गया कि हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो हील हो सकता है, उसके पास कॉम्प्लिकेशन ना हो, डिसेबिलिटी ना हो, डेथ का सामना उसे ना करना पड़े। पब्लिक हेल्थ में इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करने की बात हुई, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ केयर अब का कॉन्सेप्ट अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि समझिए बात को, आपको सबको कवरेज देना है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंडिया के अंदर कैसे किया जा रहा है, और केवल इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक और रॉकफेलर फाउंडेशन ने 2004 से लेकर 2010 में यह बोला गया कि हेल्थ में भी प्रो मार्केट ड्रिवन रिफॉर्म गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना होगा, और वह WHO ने इस बात को मान भी लिया और इंश्योरेंस बेस्ड कवरेज लेके आई गई हेल्थ की। जो हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट था ना, ये बेसिकली UHC के साथ सिंक्रोनाइज किया गया, बट दोनों में डिफरेंस है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर में हुआ क्या कि भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लोगों के बढ़े। अगर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया तो उन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को या तो सरकार को भरना था या लोगों को भरना था। मतलब लोगों की जेब से फिर भी पैसा निकल रहा था ओवरऑल अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेने का।
अस्थना डिक्लेरेशन आया 2018 में, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप की बात की गई। टोबैको, अल्कोहल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को कम करने की बात की गई प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर का जो रेगुलेशन है ना, वो नहीं हो पाया हेल्थ सेक्टर में। आज की डेट में इंडिया की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेक्टर की फील्ड में डोमिनेट कर रहा है। इंश्योरेंस का कंसेप्ट लेके आया, लेकिन इंश्योरेंस के कंसेप्ट में कोई बीमारी कवर्ड है, कोई बीमारी कवर्ड नहीं है। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर लाइवलीहुड के लोगों को अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाए, तो वहां पे एक्चुअली में हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट अभी भी हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर के कंसेप्ट, इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल के थ्रू हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। यही बात यहां पे बोली जा रही है। एक बीजिंग हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ था 2012 में। यहां पे ग्लोबली एक्सेप्टेड हेल्थ सिस्टम कंसेप्ट लेके आया गया था, जिसमें बोला गया था कि मल्टी नोडल सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स, प्रोफेशनल स्ट्रीम, स्पेशलिटीज होंगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल हेल्थ केयर को डिलीवर करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पा रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, पोषण अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, वाटर सैनिटेशन, सर्व शिक्षा अभियान। नो डाउट ये हेल्थ के पैरामीटर्स को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो आयुष्मान भारत जन आरोग्य भीम योजना, जिसके अंदर इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल हेल्थ फॉर ऑल के कंसेप्ट को हिला के रख देता है, डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तो ये ग्लोबल फंक वाला आर्टिकल मैंने यहां पे स्किप किया था। अब डम फायर दैट रेजेस अ स्टिंक, दो आर्टिकल है बेसिकली। एक तो ये डम फायर वाला यहां पे एक आर्टिकल है, और एक और आर्टिकल है प्लेइंग विद फायर। तो ये जो लैंडफिल में फायर लगी है ब्रह्मपुरम कोची केरला में 2 मार्च को, ये अपने आप में केरला की सरकार के इनएफेक्चुअल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर उंगली उठाता है। पहली बार नहीं है कि ब्रह्मपुरम के अंदर आग लग रही है, पहले भी इस पर्टिकुलर साइट के अंदर आग लग चुकी है 2019 में। 2019 में आग लगी थी, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हुए थे। उस समय पे भी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टडी कंडक्ट की थी और बहुत सी प्रॉब्लम्स बताई थी। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं हो रहा। इस पर्टिकुलर लैंडफिल में जो भी वेस्ट पहुंच रहा है, जैसे कि अगर आप किसी एक एडवांस्ड म्यूनिसिपैलिटी के इलाके में रहते हो, ठीक है ना, किसी बड़े शहर में रहते हो, तो वहां पे गीला कचरा, सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ये 2 अलग अलग प्रकार के वेस्ट आते हैं आपके सामने। प्लास्टिक वेस्ट का अलग थैला होता है, ठीक है। तो बेसिकली वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स ये क्या है कि भैया जो जिस प्रकार का वेस्ट है उसको उस हिसाब से आप कलेक्ट करो। तो उसको डिस्पोज ऑफ करने में, जैसे वेट वेस्ट को अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ड्राई वेस्ट को अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर आपने वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स कर लिया है तो उस पर्टिकुलर वेस्ट को ट्रीट करना इनिशियली आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा था कि जो ब्रह्मपुरम की साइट है कोची, यहां पे जाके बस आप कचरा डंप कर दे रहे थे, कोई वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं हो रहा था। तो पहली बात तो सॉलिड वेस्ट अकोमुलेशन एट ब्रह्मपुरम साइट, ये एक प्रॉब्लम थी। प्लस इस सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर तरीके से सही समय पर रिमूव नहीं किया गया, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, कोची का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपरेटस है वो अपने आप में हिला हुआ है। ये वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उनके पास वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटीज ज्यादा है नहीं। दूसरा, ब्रह्मपुरम के अंदर जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की बात की जा रही थी वो लगा नहीं है, वो डिसफंक्शनल था, वो चल नहीं रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का अपरेटस पूरे इंडिया के अंदर मतलब हिला हुआ है। जितना वेस्ट हम पैदा करते हैं उतने डिस्पोजल की कैपेसिटी हमारे पास है नहीं। उसके बाद हम साइंटिफिक टेक्निक्स को अपनाते हैं। अगर सॉलिड वेस्ट को आप प्रॉपर तरीके से वेस्ट सेग्रीगेशन करके कंपोस्ट करते हो तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, तो वो इन्वायरमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, कहीं अगर आप घूमने गए हो पहाड़ों में, आपने केले का छिलका खाया और केले के छिलके को बाहर साइड के किनारे फेंक दिया, तो उससे ज्यादा गंदगी नहीं होगी, क्योंकि केले का छिलका बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन अगर आपने बिस्लेरी की बोतल से पानी पिया और वो बोतल फेंक दी तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। समझ गए बात को? तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रीपर्पस किया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, लैंडफिल किया जाता है। या तो किसी गड्ढे में जाकर उनको भर दिया जाएगा, या उनको जला दिया जाएगा, जला के नई पावर पैदा की जाएगी, या फिर जो वेस्ट उस वेस्ट से जो भी यूजेबल मेटल्स उनको रिकवर किए जाएंगे। अब ये प्रोसेस अपने आप में इकोलॉजिकली डैमेजिंग होते हैं। इन प्रोसेसेस को करने के लिए साइंटिफिक तरीका यह है कि पहले तो आप वेस्ट का सेग्रीगेशन करो एट सोर्स, उस वेस्ट को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में उनको स्टोर करो,
वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इतने इफेक्टिव होनी चाहिए कि उनसे जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो पावर मार्केट में बिके। अगर महंगी बिक रही है तो भी लोग उसको खरीदें, तब जाके पूरा का पूरा मैकेनिज्म इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो पाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर तो ध्यान दिया जाता नहीं है। अनसाइंटिफिक तरीके से लैंडफिल बना दिया गया, वहां पे एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की बात कर दी गई। सरकार ने कुछ साल के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी को आगे बढ़ा दिया, कुछ बायोमाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने सरकारी पैसा खुला दिया, चुपचाप बैठे हुए हैं। और जब फिर से आग लगी तब फिर सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चक्कर लगने शुरू हो गए। यहाँ पे बहुत से दोस्तों यहाँ पे फाइन भी लगाए गए हैं, अगर आपको पता ना हो तो। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोची के ऊपर 1.8 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सिविक बॉडी से बोला कि तुम 100 करोड़ की पेनल्टी सबमिट करो चीफ सेक्रेटरी के साथ। स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्वे लॉन्च कर दी है कोची के उन इलाकों में जहां पे ब्रह्मपुरम साइड से आप कह लो फायर वगैरह पहुंच रही है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है कि जो नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ब्रह्मपुरम साइड पे लगाने की बात की जा रही थी वो एक्चुअली में भी फंक्शनल नहीं है। और अगर वो फंक्शनल हो भी जाएगा तो भी लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उससे जो पावर पैदा होगी वो पावर इतनी महंगी होगी कि लोग उसको खरीदेंगे नहीं। दूसरा, ओवरऑल मेटल की रिकवरी भी उससे बहुत कम होने वाली है। तो ये सब लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी कि हाँ भाई हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यहाँ पे लगा दिया है। प्रॉपर तरीके से वेस्ट का सेग्रीगेशन करना सोर्स पे, उस सेग्रीगेशन के बाद उसको हो सके तो घर के अंदर ही ट्रीट कर देना या फिर किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेसर में जाकर ट्रीट कर देना। ट्रीट करने के बाद उसको लैंडफिल की साइड पे डंप करना, दिस शुड बी द राइट प्रोसीजर। ये प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से फॉलो हुआ नहीं केरला में, केवल केरला में नहीं, इंडिया में बहुत ही कम जगह है जहाँ पे फॉलो होता है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि जो ब्रह्मपुरम का यार्ड है ना, इसके बगल में एक वेटलैंड है और ओवरऑल आसपास कदमबरियार नदी बहती है और इस पर्टिकुलर आप कह लो लैंडफिल से गंदगी उस पर्टिकुलर नदी में भी जानी शुरू हो चुकी है। कोची शहर का 326 टन की दिन की जो गंद है, जो गंदगी है, वो इसी पर्टिकुलर डंप यार्ड में जाके डंप होती है। और चूंकि अब यहाँ पे बवाल हो चुका है, आग लग चुकी है, तो ब्लेम गेमिंग, करप्शन के एलिगेशंस यहाँ पे लगने शुरू हो जाएंगे। एक हाई कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी बनाई गई है, इसने यार्ड प्रोमाइसेस को ऑडिट भी किया था और बताया कि फैसिलिटीज इनएडिक्वेट हैं। तो पहले से ही बहुत सी वार्निंग थी कि ब्रह्मपुरम साइड में चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बट सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। ठीक है ना। क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता है? तो भाई कर आप ये सकते हो कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको इन सीटू आप प्रोसेस करो। वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स, जहां पे वेस्ट पैदा हो रहा है वहीं पे उस वेस्ट को प्रोसेस करो, उसका सेग्रीगेशन करो, उसके बाद उसको प्रोसेस करो। और ऐसा नहीं कि केरला में कहीं ये किया नहीं गया, तिरुवनंतपुरम और अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लेके काफी अच्छे इनिशिएटिव्स चलाए गए। केरला के चीफ मिनिस्टर ने हरित कर्म सेना को प्रमोट किया है। ठीक है, हरित कर्म सेना ग्रीन आर्मी है वॉलंटियर्स की, जो कि 100% कलेक्शन करता है प्लास्टिक का और अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल रिफ्यूज ऑफ सेफ डिस्पोजल का। इसको रिसाइकिल कराता है आपकी क्लीन केरला कंपनी, जो कि पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करती है, उसके अंदर। तो अच्छे इनिशिएटिव्स भी केरला में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो एक इनिशिएटिव पूरे स्टेट के एफर्ट्स के सारे आप कह लो एवेन्यूज को बर्बाद कर देता है। तो ये जो ब्रह्मपुरम वाली ट्रेजेडी हुई है, फियास्को हुई है, इसको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ब्रह्मपुरम में जो कुछ भी हुआ, इट इज अ वेकअप कॉल। केरला के अंदर और बहुत सी 50 गार्बेज डंपिंग साइट्स हैं जहां पे माइनिंग हो रही है। बायो माइनिंग समझते हो क्या होता है? बायो माइनिंग ये होता है कि गंदगी को रीप्रोसेस करके उसके अंदर से यूजेबल मेटल्स को बाहर निकालना। तो ये बायो माइनिंग का मोमेंटम बढ़ाया जाना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा रहे हो किसी लैंडफिल में, तो इस बात को प्रॉपर तरीके से क्वांटिफाई कर लो कि वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। तब जाके आप वायबल सॉल्यूशंस ढूंढ पाओगे ओवरऑल इस गंदगी को सॉर्ट आउट करने के। ठीक है भाई। और आज का आखिरी आर्टिकल, स्पेक्ट्रे ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मैं आपको बता चुका हूं क्या है। एनएसओ को एस्टिमेट्स आए, ओवरऑल 6.44% है पिछले हफ्ते का रिटेल इन्फ्लेशन। अब इस बात को लेके अगर आप देखो दोस्तों, तो जो चौथा क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, इसमें आरबीआई का एस्टिमेट था कि 4.1% का इन्फ्लेशन होगा, लेकिन पिछले हफ्ते का रिटेल इन्फ्लेशन 6.44% है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रहा है इस साल में 6% से ज्यादा रहा है। तो
देयर इज अ रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब जहां पे महंगाई लगातार बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके साथ साथ डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे केसेस में जीडीपी आपकी बढ़ेगी नहीं, नौकरियां आपकी जनरेट होंगी नहीं, लेकिन महंगाई आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये टेंशन वाली बात है, और टेंशन एक्चुअली में व्यक्त की है गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 2 मेंबर्स ने। इसलिए इन्होंने बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ा के रखा ताकि हम कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर कम कर पाएं और महंगाई को थोड़ा रोक पाएं। और सबसे खास बात यह है कि कुछ कोर प्रोडक्ट्स जैसे सीरियल्स और प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन 16.7% था फरवरी में, मिल्क प्रोडक्ट्स में 9.65% था, फ्रूट्स में 6.38% था, स्पाइसेस में 20.2% था। उसके ऊपर से एल नीनो का आउटलुक निकल के आ रहा है, तो मॉनसून कम पड़ सकता है, तो हो सकता है क्रॉप की खेती भी और क्रॉप का हार्वेस्टेशन भी कम हो। तो अपने आप में रिसेशन जैसी हालात यहाँ पे बनते नजर आ रहे हैं। तो सप्लाई साइड मेजर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, जीएसटी रैशनलाइजेशन की जरूरत है, फ्यूल प्राइस कट्स को एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, तब जाके हमारा मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा सुधर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुड बाय।